Hello guys. In the last lecture we talked about rectifiers, diodes और rectifiers के बारे में बात की थी. फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात की थी. नाउ एज यू नो दैट, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि पहला सर्किट, ठीक है ना, एसी को कन्वर्ट करना है मुझे डीसी में. सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते वक्त सबसे पहला सर्किट आता है रेक्टिफायर, उसके बाद वाला सर्किट आता है फिल्टर, और उसके बाद वाला सर्किट आता है रेगुलेटर. तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में. तो उससे पहले विल टॉक अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, बिकॉज फिल्टर का इंटीग्रेटेड पार्ट होता है कैपेसिटर. तो हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो कंसिडर करो ये कैपेसिटर है, ठीक है. तो अगर इस कैपेसिटर को मैंने 20 वोल्ट्स का, ठीक है ना, 20 वोल्ट्स दे दिए, इस कैपेसिटर को मैंने 20 वोल्ट्स का सप्लाई दे दिया, तो ये चार्ज कहाँ तक हो जाएगा? 20 वोल्ट्स तक हो जाएगा. ये क्यों 20 वोल्ट्स तक चार्ज होगा? बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया, ऊपर वाला जो प्लेट था उसको 20 वोल्ट दे दिया, नीचे वाले प्लेट को 0 दे दिया, ठीक है. अब सपोज मैं अब ये जो चार्जिंग हुआ ये डीसी के हिसाब से हुआ. तो अगर मैं एसी के यूज करके अगर मैं ये चार्जिंग करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, मैं अगर एसी को यूज करके चार्जिंग करने की कोशिश करूं तो एसी तो ऐसे होता है, ठीक है ना, एसी तो ऐसे होता है. इसका मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, उसके बाद डिक्रीज होता जाता है, उसके बाद डिक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना. सो दैट इज हाउ इट वर्क. सो सपोज कंसिडर करो कि ये वाला 1 2 3 4 5, मैंने उसके 5 पार्ट कर लिए 1 to 5 वोल्ट्स के. ये टोटल वेव जो है वो 0 से लेके 5 वोल्ट तक जाती है, तो मैंने उसके 5 पार्ट कर लिए. तो मैंने जब यहाँ पे 1 वोल्ट आया तो ये 1 वोल्ट के लिए, ठीक है ना, 1 वोल्ट के लिए चार्ज हो गया, ठीक है ना. यानी यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट. यहाँ पे 2 वोल्ट आया तो यहाँ पे ये 2 0, 3 वोल्ट आया 3 0, 4 वोल्ट आया 4 0, 5 वोल्ट आया 5 0. यानी वो 5 वोल्ट तक चार्ज होता रहा. ये वाला जो पूरा है ना, ये पार्ट हो गया चार्जिंग का, ठीक है ना, ये हो गया चार्जिंग का. अब हुआ ये कि 5 के बाद यहां पे फिर से 4 आ गया. तो अब 4 आ गया तो हुआ ये कि 4 आया, इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होना चाहिए? 4 0 होना चाहिए. पहले 5 था, अब 4 हो गया. इसका मतलब 1 वोल्ट जो था वो 1 वोल्ट कहां पे लॉस हो गया? बिकॉज इट कैनॉट बी लॉस्ट. सो इस टाइम पे होता क्या है कि इस टाइम पे इसका डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है, इसका डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स फाइंडिंग द पाथ टू गेट डिस्चार्ज. क्योंकि अभी इसके पास 5 वोल्ट है, उसको अब ये 4 वोल्ट करना है, तो उसको डिस्चार्ज होना कंपलसरी हो जाता है. तो इसका मतलब अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस अगर देखूं पोटेंशियल, तो वो 0 से लेके 5 तक तो गया, ठीक है ना, 5 तक तो गया, ये 5 वोल्ट तक तो गया. तो उसके बाद 0 होने के लिए, ठीक है ना, 4 वोल्ट होने के लिए उसको डिस्चार्जिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको डिस्चार्जिंग करना पड़ेगा. तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है. जैसे उसके प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ये डिस्चार्जिंग होता है उसका, ठीक है ना. तो वो डिस्चार्ज जो होता है वो स्लोली होना शुरू हो जाता है. तो द थिंग इज कि यहां पे ये अगर मैं R1 कंसिडर करूं और यहां पे पैरेलल में उसको मैं R2 लगा दूं, तो वो जो चार्ज होता है, वो चार्ज होने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसको कंसिडर करो T1, और वो डिस्चार्ज होने के लिए, सपोज यहां से यहां तक डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने के लिए जो टाइम लगता है वो T2 होता है. तो T1 जो होता है वो डिपेंड करता है RC पे, R1C पे, एंड T2 जो होता है वो डिपेंड करता है R2C पे. ये जो होता है T1 जो होता है दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग टाइम पीरियड, और T2 जो होता है वो उसे कहा जाता है डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड कहा जाता है. तो जितनी R1 की वैल्यू ज्यादा होगी उतना चार्जिंग टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जितनी R2 की वैल्यू ज्यादा होगी उतना डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड ज्यादा होगा. C की वैल्यू पे कुछ डिपेंड नहीं करता, इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन R1 एंड R2, ठीक है. यहां तक समझ लो. यानी होता यह है कि चार्जिंग टाइम पीरियड और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड ये जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं R1 एंड R2 पे. तो अब मुझे पता है, दो चीजें पता, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में समझ लो, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में समझ लो कि जैसे ही प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बढ़ जाता है तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है. सो अब हुआ ये, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं कि हमें पता है कि दिस इज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. ये जो है ये आउटपुट होता है फुल वेव रेक्टिफायर पे. ये आउटपुट जो है इसे हम क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी कहते हैं. पल्सेटिंग
डीसी कहते हैं कि भाई ये डीसी की तरह तो है लेकिन इसमें पल्सेस हैं, सो इसलिए पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। तो ये जो होता है, ये जो वेरिएशन इन द वैल्यू होता है इसे कहा जाता है रिपल, RIPPLE, रिपल कहा जाता है। सो वेन एवर वी चेक एनी एसी, और हम कभी भी किसी भी वेरिंग क्वांटिटी को चेक करना शुरू कर देते हैं, करंट, वेरिंग करंट को यानी एसी को चेक करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, सो रिपल फैक्टर जो होता है, व्हाट इज मीन बाय रिपल फैक्टर? सो रिपल फैक्टर मीन्स RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, RMS, रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू ऑफ AC contained in this wave divided by RMS वैल्यू ऑफ DC, ठीक है ना, RMS वैल्यू ऑफ DC, RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइड बाय RMS वैल्यू ऑफ DC, तो रिपल फैक्टर कहा जाता है। ये जितना बड़ा होता है उतना AC पार्ट बड़ा है, ये जितना कम होता है उतना AC पार्ट कम है। RMS वैल्यू 0 ये किसके लिए होता है? DC के लिए होता है। DC का RMS रिपल फैक्टर कितना होता है? 0, उसमें रिपल्स होते ही नहीं है, बिल्कुल रिपल्स नहीं होते। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मुझे ये रिपल्स निकालने हैं, ये जो वेरिएशन है ना वो निकालना है। तो अब यहाँ पे एक रेक्टिफायर का सर्किट है, रेक्टिफायर के सर्किट का जो आउटपुट था, ठीक है ना, रेक्टिफायर के सर्किट को इनपुट कैसे दिया गया था? ऐसे दिया गया था। आउटपुट जो था वो आउटपुट उसका कैसे आया? ऐसे आया। तो ये जो आउटपुट था, इस आउटपुट के थ्रू एक रेजिस्टेंस लिया गया, रेजिस्टेंस के थ्रू, आई जस्ट कंफ्यूजन कम करता हूं मैं थोड़ा सा, ये दूसरा टर्मिनल लेता ही नहीं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हुआ? रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे एक ये R1 लगा दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा दिया R2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये जो सर्किट पूरा मिल जाता है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस हैं एंड कैपेसिटेंसेस हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है, ये ग्राउंड को कनेक्टेड होता है। सो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर होते हैं यहाँ पे। तो ये जो सर्किट होता है, इस सर्किट को कहा जाता है फिल्टर, ठीक है ना, फिल्टर, ठीक है। आप जब चाय को छानते हो तब होता क्या है कि बड़े बड़े पार्ट ऊपर रह जाते हैं और सिर्फ चाय नीचे चली जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर में से ये जो वेरिएशन है ये इसको यहीं पे फिल्टर आउट कर रहे हैं, एंड वी आर सेंडिंग द मोस्ट प्रोबेबल DC को सेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये वेव आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट कैसे आ जाता है? तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, तो इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो कैपेसिटर पूरा एकदम कंप्लीटली यहाँ तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक ऐसे चार्ज हो जाएगा। उसके बाद पूरा चार्जिंग होने के बाद नाउ वैल्यू स्टार्ट्स गोइंग टू डिक्रीज, ये वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब किया क्या जाता है कि R1 और R2 की वैल्यू ऐसे की जाती है कि चार्जिंग टाइम पीरियड जो होता है, T1 जो होता है, वो बहुत कम रखा जाता है, सो दैट कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाए, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड जो होता है वो कम रखा जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रखा जाता है, तो वो बहुत स्लोली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, बहुत स्लोली डिस्चार्ज होता है। अब इतना जो टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड में वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब तक तो ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे आके फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया होता है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, ये T जो टाइम पीरियड होता है, ये T टाइम पीरियड से, ये T टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड है? हाफ टाइम ऑफ द डिक्रीजिंग वेव। ये जो T टाइम पीरियड होता है ये बहुत ज्यादा होता है T2 से, यानी डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड से। तो ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, फिर से चार्ज होना शुरू हो गया, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, फिर से चार्ज होना शुरू हो गया, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, फिर से चार्ज, यानी ये 4 तक पहुंचा ही नहीं, तब तक वो बाद में फिर से 5 पे पहुंच गया, फिर से 4 तक पहुंचा भी नहीं, तब तक 5 पे पहुंच गया। सो ये वाला जो चार्जिंग होता है ना, तो इट इज मोर लाइक दिस वेव। मैं और एक बार इसको यूज करता हूं, और एक बार यूज करता हूं, तो अल्टीमेटली आफ्टर फिल्टर सर्किट मुझे आउटपुट ऐसे मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट DC, दिस इज नथिंग बट DC। तो ये जो फिल्टर सर्किट होता है इसे RC फिल्टर कहा जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस है, ठीक है। और एक टाइप का सर्किट होता है LC सर्किट, जिसमें इंडक्टर और ठीक है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं। लेकिन RC सर्किट जो होता है वो एक तो बहुत कम बजट में चला जाता है, एंड वो डिसेंट आउटपुट देता है। सो दिस इज बेसिकली द फिल्टर सर्किट। ये जो सर्किट होता है ये फिल्टर सर्किट होता है। फिल्टर सर्किट में बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड्स ऑफ द कैपेसिटर एडजस्ट किए जाते हैं बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 एंड R2 यानी T1 बहुत बड़ा रखा जाता है देन T2, सॉरी T1 बहुत छोटा रखा जाता है देन T2, लेकिन T2 जो होता है वो बहुत छोटा होता है T से, ठीक है ना। T कौन होता है? ये डिक्रीजिंग टाइम पीरियड ऑफ दैट पल्स। जैसे ये, यानी ये यहां तक पहुंच जाती है तब तक ये बिल्कुल डिस्चार्ज भी नहीं हुआ, ठीक है ना, तब तक ये नीचे पहुंच के फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो फिर से ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन द फिल्टर सर्किट,
ठीक है। सो ये सिर्फ एक सिंगल फिल्टर है, ऐसे अब फिल्टर का ट्री लगाया जाता है, यानी बहुत सारे फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं सो दैट यू विल गेट द दिस काइंड ऑफ डीसी आउटपुट, प्रॉपर डीसी आउटपुट मिल जाता है। इसके आगे, फिल्टर के आगे और एक सर्किट होता है, दैट इज रेगुलेटर। हुआ ये कि ये जो फिल्टर है अभी तक काम कर रहा था, जो भी उसको रेक्टिफायर से आउटपुट मिला, ठीक है ना, रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट मिला उस पर फिल्टर सर्किट काम करता है, उस पर फिल्टर सर्किट काम करता है। लेकिन अगर फिल्टर रेगुलेटर जो होता है, सॉरी रेक्टिफायर जो होता है, उसका इनपुट ही अगर बहुत ज्यादा वैरी हो रहा है तो, ठीक है ना, पहले ऐसे मिला सपोज, उसके बाद ऐसे मिल गया, उसके बाद फिर से ऐसे मिल गया, अगर ऐसे हुआ तो बिकॉज यू कांट से, बिकॉज फिल्टर सर्किट जो होता है, सॉरी रेक्टिफायर सर्किट जो होता है, उसको तो पावर सप्लाई मिल रहा है कहाँ से, डायरेक्ट पावर स्टेशन से मिल रहा है। तो ये जो फिल्टर सर्किट होता है उसका आउटपुट डीसी तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू में वैरी, तो उस वैल्यू को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर होता है कि भाई मुझे अगर 12 वोल्ट्स यहाँ पे चाहिए तो 12 वोल्ट्स ही मिलने चाहिए, भले ही यहाँ पे 10 वोल्ट्स मिले यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे 15 वोल्ट्स मिले, जो भी मिले मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट्स ही चाहिए। तो ये रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रेगुलेटर करता है। तो ये रेगुलेटर का काम होता है टू रेगुलेट द सप्लाईज, ठीक है ना। अगर सप्लाई में कुछ वेरिएशंस आते हैं तो भी आउटपुट में चेंजेस नहीं होने चाहिए, अगर जिसको ये सर्किट दिया जा रहा है उस सर्किट में भी कोई चेंजेस आते हैं तो भी रेगुलेटर का काम होता है कि भाई मुझे 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द रेगुलेटर, ठीक है। अगर सिर्फ रेक्टिफायर और फिल्टर यूज करते हैं तो इसे कहा जाता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अगर विथ रेगुलेटर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज किया जाता है। ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, यानी कांस्टेंट वैल्यू में। एसी वैरिंग वैल्यू होती है, उसको कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। सो दिस इज, अब ये जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर कुछ चिप्स होती हैं, ठीक है ना, आईसीज होती है, उनको यूज किया जा सकता है। सबसे बेसिक रेगुलेटर होता है जीनर डायोड। तो जीनर जो होता है उसको बेसिक रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अभी जीनर से भी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और जीनर से भी बहुत कम दाम में मिलने वाले भी रेगुलेटर्स मिलते हैं। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द एसी पावर सप्लाई, एसी टू डीसी पावर सप्लाई, इसको कहा जाता है डीसी पावर सप्लाई। कोई भी आपका सर्किट ले लो, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले लो, तो उसको जब आप एडाप्टर कहते हो या फिर चार्जर होता है आपके लैपटॉप का, ये सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या कंटेन करते हैं, डीसी पावर सप्लाई कंटेन करते हैं। कि वो जो भी आपके घर में एसी आ रहा है पावर स्टेशन से, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट में यूज करने के लिए भेज देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीसी पावर सप्लाई। यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक्स हमने डायोड्स के देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो हमने सिंपल डायोड बात किया, अब डिफरेंट डायोड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।